Dear students, मैं डॉक्टर के दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट ग्राम भारती कॉलेज हरदी बाजार से आप लोगों को एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का फिजिक्स में पेपर फर्स्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स है और उसके यूनिट नंबर 3 के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। उससे रिलेटेड कुछ मैं टॉपिक लेक्चर डिलीवर करने चाह रहा हूं। वो टॉपिक मेरा रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो आप सभी जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर मिलने दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है। जीरो एनर्जी गैप नहीं होता। उस कुछ एनर्जी गैप को हम क्या करते हैं, डोपिंग के अकॉर्डिंग उसको कंडक्शन, उसमें धारा का प्रवाह कराते हैं। तो सामान्यतः हमें मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर दिया हुआ है और ये सेमीकंडक्टर इस तरह से दिया है। मान लेते हैं कि ये सेमीकंडक्टर कैसा है, इस रूप में ये जो दिखाया गया है एक सेमीकंडक्टर बताया गया है। अब इस सेमीकंडक्टर में हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसमें सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी टाइप को ले सकते हैं। सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो चूंकि ये सेमीकंडक्टर जो बताया गया है, सेमीकंडक्टर में सभी एटम्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ सिस्टमेटिक अरेंज्ड होता है, इक्विवेलेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट ऑफ कंडक्टर। और साथ ही साथ उसमें जब हम डोपिंग करके इलेक्ट्रॉन जनरेट कराए हैं तो वहां पर मान लेते हैं कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पर स्टेबल हैं और वो मोशन कर रहे हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है सेमीकंडक्टर में, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, वो इधर उधर रैंडम मोशन करते रहता है ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो जब रैंडम मोशन कर रहा है तो सिर्फ उसका परिमाण दिखाएगा और रैंडम मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन पर जब तक हम बाहर थर्मल एजिटेशन कहें, जब कोई उस पर एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, बाहरी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तब तक कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस पर एक जगह से दूसरे जगह तक रैंडम मोशन करते रहता है। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि E1, E2, E3, E4, E5 ये दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जब सरफेस पर मोशन करते रहते हैं तो मान लेते हैं कि जब थर्मल एजिटेशन होता है, उसमें विक्षोभ होता है, तो निश्चित रूप से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो एटम है वो एटम जनरली सामान्यतः पर स्टेबल रहते हैं, लेकिन उसमें विक्षोभ के कारण अपनी जगह पर भी कंपन करते रहता है। तो कंपन करने के कारण जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे कंपन कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन गति करते करते जब किसी एटम जो कंपन कर रहा है तो उससे जाके टकराता है, तो निश्चित रूप से वो जो एटम है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय नॉट डिस्ट्रॉय, तो उसको क्या करेगा, जैसे ही इस एटम से इलेक्ट्रॉन जा करके कोलिशन होता है, माने एटम और इलेक्ट्रॉन का कोलिशन होता है, तो एक नया इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और जो नया इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी रैंडम होता है और रैंडम होने के कारण वो किसी दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में भी सोचें, चूंकि उसकी भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है लेकिन वो भी रैंडम मोशन कर रहा है। तो चूंकि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल पर हम देखते हैं कि सभी एटम सिस्टमेटिक अरेंज रहता है और सिस्टमेटिक अरेंज रहने के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गति करते हुए जाके टकराता है तो टकराने के कारण, उनके कोलिशन के कारण क्या होता है, वो एटम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो नया एटम जनरेट करके, नया इलेक्ट्रॉन जनरेट करके उसको दूसरे डायरेक्शन में एनर्जी देके उसको मोशन करा देता है। मैंने कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करने लग जाता है। ऐसे केस पर हम मान लेते हैं कि जब इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को किसी फील्ड से जोड़ देते हैं, जैसे हमने फील्ड से जोड़ा, फील्ड से जोड़ने से क्या होगा कि उस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर एक तरह का क्षेत्र डेवलप होगा। क्षेत्र डेवलप होगा मैंने कुल मिला के क्षेत्र डेवलप होना मैंने क्या हुआ, जैसे हम बैटरी से जोड़ रहे हैं किसी भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर, तो वो जो क्षेत्र के कारण वहां पर एक तरह का बल कार्य करने लगेगा। जब बल कार्य करेगा तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होगा वास्तव में उस इलेक्ट्रॉन का आवेश -E और उस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, और जिसको हमने क्या किया है यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में बताया है। समीकरण नंबर 2 में क्या लिखे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो बल का मान क्या होगा, -E × E। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र जिधर लगा रहे हैं उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है।
तो ऐसे केस पर अब देखिए, चूंकि पहला नंबर जो इलेक्ट्रॉन जिसको हमने चित्र में बताया E1 से रिप्रेजेंट किए हैं, उसकी जो डायरेक्शन है रेंडम, जब उस पर बैटरी से उसको कनेक्ट नहीं किया, माने हमने बाहरी बल नहीं लगाया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जा करके एक एटम से टकराता है। मान लेते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग को हमने क्या मान लिया, U1 है, प्रारंभिक वेग U1 है, और वो जो माने मुक्त ऑसिलेशन करते हुए, मुक्त दोलन करते हुए वो जाके एटम से टकराता है। तो इलेक्ट्रॉन का E1 इलेक्ट्रॉन का जब किसी एटम से टकराने तक जाने में जितना मान लीजिए टाइम लगता है, उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको τ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन करते हुए एक एटम से टकराया, उस समय प्रारंभिक स्थिति से वहां तक जाने में उसका जो टाइम इंटरवल लगा उसको बोलते हैं τ1, और वो टाइम τ1 क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। अब वो एटम क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके दूसरे, चूंकि वो कंपन कर रहा है प्रत्येक एटम, उसमें उच्छेद, उसमें थर्मल एजिटेशन के कारण, उसमें विक्षोभ के कारण अपनी जगह पर कंपन करते रहता है। तो कंपन करने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके दूसरे एटम को माने दूसरा इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन रैंडम वेलोसिटी से गति करने लगता है। तो इस तरह से आप क्या देखें कि दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या किया, एटम से रीजनरेट होकर के दूसरी डायरेक्शन में चला गया। लेकिन जैसे हमने क्या किया कि उस पर बल लगाया, तो बल लगाने के कारण जो पहला इलेक्ट्रॉन था, जिस दिशा में गति करते हुए जिस एटम से टकराया था, उस एटम के उस डायरेक्शन से थोड़ा सा आरोपित फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। अर्थात आपने क्या देखा कि ये जो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक वेग U1 से गति करते हुए गया, यहां पर एटम था, उस एटम के साथ में टकराया, और उसके बाद जैसे ही हमने फील्ड आरोपित किया, तो वास्तविक पाथ इसका U1 से लेकर के पहले एटम तक था, लेकिन वो उस पाथ पे नहीं, जैसे फील्ड लगाने के कारण अपने पाथ से थोड़ा सा विचलित हो गया, और विचलित होने के कारण उसका प्रारंभिक वेग जो पहले U था, फील्ड लगाने के कारण उसका वेग क्या हो गया, V था। मैंने कुल मिला के ये कहें कि जब पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग U1 था, तो आरोपित बल के कारण वो अपनी दिशा में, क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता है, माने ये बायां साइड में मोशन करने लगता है, और मोशन करते हुए वो अपने पाथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस तरह से प्रारंभिक पाथ और फील्ड लगाने के पश्चात अपने पाथ से लाइटली विचलित हो जाना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जैसे वो पाथ को विचलित हुआ, तो प्रारंभिक पाथ और अंतिम पाथ दोनों वेगों का जो एवरेज होगा, वो वास्तव में क्या कहलाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। और वही एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो हमारा मुख्य टारगेट क्या है कि एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जब किसी भी सेमीकंडक्टिंग या कंडक्टिंग मटेरियल पर जब हम फोर्स लगाते हैं, तो कंडक्टिंग मटेरियल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में गमन करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम के करिस्पॉन्डेंट जिस पाथ पर जा रहे थे, उस पाथ से लाइटली अपने पाथ से विचलित हो जाता है, और उसका वेग जो प्रारंभिक वेग था U1 था, वो नेक्स्ट माने उसका फील्ड के कारण जो वेग होगा वो V1 होगा। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा, अर्थात एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो दिया गया था हमारे पास में, इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर एक फील्ड जैसी लगाए, तो मान लेते हैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, E1, E2, E3, E4, E5। ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर रैंडम मोशन कर रहे थे, और रैंडम मोशन करने के साथ ही साथ जब किसी भी एटम से टकराते थे, टकराने के पश्चात उसके वेग, जो उसी इलेक्ट्रॉन का जो वेग था, वो आपका V1, V2, V3, V4, V5 हो जाता था। तो चूंकि प्रारंभिक वेग प्रत्येक, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, रैंडम मोशन कर रहा था, इसलिए प्रत्येक के वेग का जो अलजेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, माने पहले इलेक्ट्रॉन का वेग U1 प्रारंभिक वेग, दूसरे का U2, तीसरे का U3, चौथे का U4, तो ये सभी प्रारंभिक वेग का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसी को हमने लिखा है कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN बराबर 0, या हम उसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ U इक्वल टू 0। ठीक है। तो इफ यू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ इलेक्ट्रॉन, देन अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, हेंस फोर्स डायरेक्ट इंटरैक्ट टू इलेक्ट्रॉन।
क्या करेगा, फोर्स इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करेगा। इन दिस केस फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिप्रेजेंट बाय माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी रिप्रेजेंट बाय ई, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चूंकि आप जानते हो कि जब कोई भी कण एक जगह से u1 वेग से गति करते हुए किसी आपका एटम से टकराता है, ठीक है, और टकराते समय u1 से उस एटम तक जाने में जो टाइम लगा है वो मान लेते हैं τ1 टाइम लगा, जिसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और रेंडम मोशन कर रहा था। और जैसे ही हमने फील्ड लगाया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया, वहां पर वो क्या किया, अपने पाथ से विचलित होकर के क्षेत्र के विपरीत दिशा में, धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में वो गति करने लगा। मान लेते हैं वो v1 गति किया, अपने पाथ से शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होते समय उसका वेग क्या था, मान लीजिए v1 था। तो ऐसे जैसे इस चित्र में बताया गया है, यहाँ पर इस चित्र को बताया गया है, तो ये जो चित्र है, इस चित्र में हमने क्या देखा, देखिए ये जो चित्र बताया गया है यहाँ पर, इसमें कण u1 वेग से गति किया, जब फील्ड लगाए तो आपका v1 वेग से गति किया, तो उस इलेक्ट्रॉन का किसी एटम से टकराने के पश्चात उसका वेग v1 था, जो रेंडम वेलोसिटी था, और फील्ड लगाने के पश्चात उसी इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग वेलोसिटी जो होगा वो आपका v1 था, वो दोनों के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी होगा, माने ये एवरेज, ये पहले इधर गया और दूसरा ऐसा गया, तो इन दोनों के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी होगा, इसी एवरेज वेलोसिटी को उस इलेक्ट्रॉन का अपन क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा v एवरेज, पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u1 और उसका अंतिम वेग v1 के योग का आधा होता है, ठीक है। तो चूंकि आप जानते हो न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण जो था, वो इलेक्ट्रॉन का वेग v1 बराबर क्या होता है, u1 प्लस at। चूंकि आपने बल लगाया इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर, तो निश्चित रूप से उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में फोर्स लगाने से क्या होगा, उसके वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर में या कंडक्टिंग मटेरियल पर जो एटम सिस्टमेटिक अरेंज रहता है, और उस सिस्टमेटिक अरेंज्ड जो एटम है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेंडम गति करते रहता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है एक एटम से टकराया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से टकराया, मैंने कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन का एक एज से दूसरे एज तक जाने में ढेर सारे पाथ में रुकावट पैदा होगा। तो उस समय हम उसका एक्सीलरेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम वहां पर यह बता सकते हैं कि फोर्स लगाने के कारण वास्तव में क्या हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह गया, दूसरे से टकराया, फिर रीजनरेट हुआ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे के पास गया, तीसरे से टकराया। इस तरह से अल्टरनेट उसके वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है। तो वेलोसिटी में चेंजेस हुआ, मैंने कुल मिला के हमने क्या समझा कि एक एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वो जो एक ही इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह टकराते हुए अलग अलग बैरियर से क्रॉस होने के कारण वहां पर जो वेलोसिटी जनरेट हुआ वो एवरेज वेलोसिटी हो गया। एक्सीलरेशन नहीं हुआ, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वेग में एटम के टकराने के कारण उसके वेलोसिटी में फिर से परिवर्तन हुआ। तो कुल मिला के अपन क्या कह सकते हैं कि पूरे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर ये एक्सीलरेशन का मोशन नहीं होता, बल्कि एवरेज वेलोसिटी का मोशन होता है। इस तरह से अब चूंकि v1 बराबर u1 प्लस 8 τ1, जहां τ1 क्या चीज है, क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन e1, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, चूंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई इंटू ई, ठीक है। अब दूसरा क्या चीज होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ से। तो यहां पर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास, अर्थात फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो इस मान को v1 बराबर u1 प्लस 8t1 जो दिया गया है समीकरण नंबर 3 में, उसमें a के जगह में हम क्या रखेंगे, F/m। चूंकि समीकरण नंबर जो 2 दिया गया है, फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज और मल्टीप्लाइड बाय फील्ड, माने हमने जैसे फील्ड लगाया तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल था, वो बल वास्तव में क्या था, चार्ज और मल्टीप्लाइड बाय फील्ड का जो गुणनफल है वही फोर्स था। तो हमने क्या किया, फोर्स के जगह में माइनस ई इंटू ई रखा अपॉन एम। तो ये जो समीकरण नंबर 3 था वो क्या हो जाएगा, 4 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात v1 बराबर u1 प्लस माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है। अब चूंकि हमने पहले इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी निकालना देखेंगे, देखिए
पहले इलेक्ट्रॉन का हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला u1 प्लस v1/2। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से मोशन करेगा, है ना। कि ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिए हमने ये, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब प्रारंभिक स्थिति में रैंडम वेलोसिटी से गति कर रहा था, मैंने उसका वेग u2 था, प्रारंभिक वेग u2 था, वो जब फील्ड नहीं लगाए थे तो u2 वेग से जाके किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, एटम से टकराया, और टकराने के पश्चात फिर से वो एटम उसको एब्जॉर्ब कर लिया। थर्मल एजिटेशन के कारण चूंकि कंपन करता हुआ एटम था तो उसको एब्जॉर्ब किया और एक नया इलेक्ट्रॉन जनरेट किया। वो इलेक्ट्रॉन पुनः रैंडम वेलोसिटी से गति करने लगा, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने फील्ड लगाया तो फील्ड लगाने के कारण वो अपने पाथ, जो एक्चुअल पाथ था उसके पाथ में लाइटली शिफ्ट हो गया, उसके पाथ में चेंजेस आ गया। इस तरह से हमने क्या देखा कि प्रारंभिक पाथ और अंतिम पाथ दोनों में अंतर आया। उन्हीं दोनों में अंतर कर लिए हमने क्या निकाल लिया, उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u2 प्लस v2/2। इसी तरह से तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एवरेज वेलोसिटी u3 प्लस v3/2। मान लेते हैं इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। इसलिए n इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू un प्लस vn/2। ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। हेंस एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ऑल कंडक्टर्स। तो इसको अपन क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वे सभी इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी को हम पर क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। माने सभी इलेक्ट्रॉनों के एवरेज वेलोसिटी का एवरेज, माने कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So conclusively we can say Vd represented by drift velocity is equal to पहले इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी प्लस तीसरे का प्लस अप टू सो ऑन nवे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने v एवरेज 1 प्लस v एवरेज 2 प्लस v अप टू सो ऑन v एवरेज n/n। अब चूंकि आप जानते हो कि v एवरेज 1 इज इक्वल टू क्या होता है, u1 प्लस v1/2। अब चूंकि v1 बराबर हमने क्या लिखा निकाला है इक्वेशन में, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस माइनस e/m इंटू τ1 लिखे हैं। कहाँ से, समीकरण नंबर 4 से। तो हम क्या करते हैं, 4 नंबर से इस मान को ला करके एवरेज, पहले इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी के में रख देंगे। तो ये समीकरण v एवरेज पहले इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रूप में जैसे देख रहे हो कि u1 प्लस माइनस e/m इंटू τ1 प्लस u1 दो बार आ रहा है, इसलिए सम ऑफ 2u1 प्लस इतना हो जाएगा। अब 2u1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2u1/2 प्लस माइनस e/2m/τ1। ठीक है, तो ये अपन जो τ1 आया है ये इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा और सिंपल क्या मिलेगा, u1 प्लस माइनस e/2m/τ1। ये क्या हो गया, τ1 ये पहले इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी। दूसरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे सिमिलरली, तो u2 प्लस माइनस e/2m/τ2। इसी तरह से nवें इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी un प्लस माइनस e/2m इंटू τn। अब इन सभी मानों को हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 6 जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अपन परिभाषित किए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, उसमें रखेंगे। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, vd इज इक्वल टू u1 प्लस e/2m/τ1 प्लस u2 प्लस माइनस e/2m/τ2 प्लस अप टू सो ऑन। अब जहां पर देख रहे हो चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना माने थे हमने, m माना था, तो m तो कांस्टेंट हो गया। उस कंडक्टिंग मटेरियल पर लगने वाला जो फील्ड है वो ई कांस्टेंट, कैपिटल ई कांस्टेंट है, और ई जो है चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला टाइम इंटरवल, माने रिलैक्सेशन टाइम। मैंने पहले का रिलैक्सेशन टाइम τ1 था, दूसरे का τ2 था, τ3 था, τn था, इस तरह से। तो इन सभी को अपन क्या करेंगे, सबको u1 u2 u3 को एक साथ लिख लेंगे और τ1 वाले जितने भी कोई कंटेंट है उसको एक साथ रख लेंगे। अब इसमें u1 u2 u3 डिवाइडेड बाय n था तो अपान n हो गया, प्लस माइनस e/2m सभी में कांस्टेंट है τ1 में, तो उसको बाहर कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस अप टू सो ऑन τn/n। ठीक है, अब चूंकि आपने पहले नंबर इक्वेशन में आप डिराइव कर चुके हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वे सभी इलेक्ट्रॉनों का मोशन रैंडम है, रैंडम मोशन कर रहा है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होने के कारण समेशन ऑफ un का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको 0/n हो जाएगा। तो 0/n माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0/n माइनस
ई अपॉन 2m, और ये जो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n अपॉन n जो है इट इज व्हाट, नथिंग बट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको लिखेंगे टी एवरेज, मैंने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हुआ। तो इस तरह से वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू टाउ। दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो जनरली अपन जानते हैं कि ये जो समीकरण नंबर 8 में आया था, वी डी बराबर माइनस ई अपॉन 2m इंटू टाउ में क्या देखे आप, ई कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है, 2 मैंने m भी कांस्टेंट है। इन सभी को अगर कांस्टेंट मान लें तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, अर्थात वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, जहां म्यू क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसी म्यू को अपन क्या बोलेंगे, मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्थात मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज नथिंग बट रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड लगाए हुए हैं विद्युत क्षेत्र और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है, जहां पर इसी को अपन बोलेंगे मोबिलिटी। अब चूंकि वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई है, तो निश्चित रूप से वी डी का जो मैग्नीट्यूड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगा हुआ फील्ड, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, मोबिलिटी कहलाएगा, मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर कहलाएगा। सो इसलिए अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं कि मोबिलिटी इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज ए हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन can move through a metal or semiconductor in presence of electric field। अर्थात किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की मोबिलिटी में को अपन परिभाषित करेंगे कि एज ए हाउ, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है क्विकली मूव करता है किसमें, किसी भी मेटल में या किसी भी सेमीकंडक्टर में, कब, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगा, जिस वेग से मोशन करने लगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मोबिलिटी। इट इज डिपेंड ऑन द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था कि हमने जो कंडक्टर लिया है या सेमीकंडक्टर लिया गया है, सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। तो सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होगा उसमें हमने क्या किया था कि डोपिंग किए, एन टाइप को डोपिंग किए, मैंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। पी टाइप डोपिंग किए तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, होल हो गया। अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज डिपेंड ऑन द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना उस कंडक्टिंग मटेरियल पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उतना निश्चित रूप से क्या होगा, उसकी मोबिलिटी माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान ज्यादा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से मोबिलिटी का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मोबिलिटी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मॉडुलस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस मोबिलिटी का जो ऐसा यूनिट है उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसलिए वी डी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट में, और इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या बोलेंगे, वोल्ट पर मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, मीटर पर सेकंड अपन वोल्ट पर मीटर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपन वोल्ट इंटू सेकेंड, या वोल्ट और सेकंड को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, मोबिलिटी का जो ऐसा यूनिट होगा म्यू इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, या मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, थैंक यू। इस तरह से हम आपको इसी थर्ड यूनिट के मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताए। शायद उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।